नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के एक बहुत ही ज़रूरी चैप्टर विनिर्माण उद्योग के बारे में। ये वो सेक्टर है जिसे हम भारत की इकोनॉमी का इंजन भी कह सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करता है और हमारी ज़िंदगी पर इसका क्या असर पड़ता है। अच्छा, जरा अपने आसपास देखिए। जो फोन आपके हाथ में है, जो कपड़े आपने पहने हैं, ये सब कहीं ना कहीं किसी फैक्ट्री में ही तो बने हैं। यही तो है मैन्युफैक्चरिंग की ताकत, जो हमें दिखती नहीं पर हमारी रोज की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। तो सवाल उठता है, ये विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग आखिर है क्या? क्या इसका मतलब सिर्फ चीज़ें बनाना है? नहीं, ये उससे कहीं ज़्यादा है। आइए इसे ठीक से समझते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके एक ज्यादा कीमती चीज में बदलना, मतलब वैल्यू ऐड करना। जैसे सोचिए, जमीन से निकले कच्चे लोहे को कैसे मजबूत स्टील बना दिया जाता है, जिससे फिर कारें बनती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं। तो ये सिर्फ प्रोडक्शन नहीं है, ये वैल्यू क्रिएट करना है, और वो भी बहुत बड़े स्केल पर। और ये बात बिल्कुल सच है कि किसी भी देश की तरक्की और खुशहाली का अंदाजा उसके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देखकर लगाया जा सकता है। एक मजबूत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का मतलब है एक मजबूत इकोनॉमी। इससे न सिर्फ लाखों लोगों को काम मिलता है, बल्कि देश आत्मनिर्भर भी बनता है। सही में ये किसी भी देश की तरक्की का एक बड़ा पैमाना है। अब एक सवाल मन में आता है, भारत में तो इतने सारे उद्योग हैं, कपड़ा, स्टील, चीनी, गाड़ियां, मतलब अनगिनत। तो इतने सारे उद्योगों को हम एक साथ समझे कैसे? इनको समझने का, ऑर्गेनाइज करने का एक तरीका है, और यहीं पर इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण काम आता है। तो चलिए देखते हैं कि इंडस्ट्रीज को किन किन आधारों पर बांटा जा सकता है ताकि उन्हें समझना आसान हो जाए। देखिए, सबसे पहला और सबसे कॉमन तरीका है रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल के आधार पर। एक तरफ है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज यानी कृषि आधारित उद्योग, जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल या चीनी उद्योग, जो अपने कच्चे माल के लिए खेती पर निर्भर हैं। और दूसरी तरफ है मिनरल बेस्ड यानी खनिज आधारित उद्योग, जैसे लोहा और इस्पात, जो जमीन से निकाले गए खनिजों का इस्तेमाल करते हैं। रॉ मटेरियल के अलावा भी कई तरीके हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट के आधार पर। कुछ इंडस्ट्रीज लार्ज स्केल होती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, तो कुछ स्मॉल स्केल होती हैं। और फिर ओनरशिप यानी मालिकाना हक के आधार पर भी बांटा जाता है। कुछ सरकारी कंपनियां होती हैं जिन्हें हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं, और कुछ प्राइवेट होती हैं, या फिर सरकार और प्राइवेट दोनों मिलकर चलाते हैं, जिन्हें जॉइंट सेक्टर कहते हैं। तो अब जब हम ये बेसिक क्लासिफिकेशन समझ गए हैं, तो चलिए भारत की कुछ सबसे बड़ी और ज़रूरी इंडस्ट्रीज पर एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। ये भारत के सबसे पुराने और सबसे फैले हुए उद्योगों में से एक है। जैसा कि इस मैप पर देखा जा सकता है, ये लगभग पूरे देश में मौजूद है। इसमें कपास की कटाई से लेकर रेशम की बुनाई और आजकल के मॉडर्न कपड़े बनाने तक सब कुछ शामिल है। और अगर हम खास तौर पे कॉटन टेक्सटाइल की बात करें, तो इसकी पहली मॉडर्न मिल 1854 में लगी थी। सोचिए कितना पुराना है ये। ये सेक्टर बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देता है। इसके जो बड़े हब्स हैं वो महाराष्ट्र और गुजरात में हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ कच्चा कपास आसानी से मिल जाता है और मौसम भी अनुकूल है। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड इंडस्ट्री है, मतलब इसका काम एक जगह नहीं होता। कताई कहीं, बुनाई कहीं, और फिर कपड़े बनाना कहीं और। इससे छोटे बड़े हर लेवल पर लोगों को काम मिलता है। चलिए अब एग्रो बेस्ड से हटकर एक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री की तरफ चलते हैं। लोहा और इस्पात यानी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इसे किसी भी मॉडर्न इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। क्यों? क्योंकि बाकी सभी इंडस्ट्रीज के लिए मशीनें और पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इसी से बनता है। इस मैप में इसके मेन सेंटर्स दिखाए गए हैं। इसे बेसिक या फंडामेंटल इंडस्ट्री इसीलिए कहते हैं क्योंकि बाकी सारी इंडस्ट्रीज अपनी मशीनरी के लिए इसी पर डिपेंड करती हैं। इसके प्लांट्स ज़्यादातर वहीं लगाए जाते हैं जहां कच्चा माल जैसे आयरन ओर और कोयला आसानी से मिल जाए। जमशेदपुर में टिस्को का प्लांट या सेल के कई प्लांट्स इसके बहुत बड़े उदाहरण हैं। तो हमने उद्योगों की ताकत और उनकी ज़रूरत तो समझ ली, लेकिन हर कहानी के दो पहलू होते हैं। अब जरा औद्योगिक विकास के असर पे नजर डालते हैं, इसके फायदे भी और इसकी चुकानी पड़ी कीमत भी। पहले पॉजिटिव साइड देखते हैं। पिछले 2 दशकों से भारत की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का योगदान लगातार लगभग 17% रहा है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, जो दिखाता है कि देश की आर्थिक तरक्की के लिए ये सेक्टर कितना ज्यादा जरूरी है। लेकिन जैसा मैंने कहा, इस तरक्की की एक कीमत भी है,
और वो कीमत है हमारे पर्यावरण पर इसका असर। इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस अपने साथ कुछ बहुत गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियां लेकर आती है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन यानी औद्योगिक प्रदूषण हमें 4 मुख्य तरीकों से देखने को मिलता है। पहला है एयर पोल्यूशन, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं और जहरीली गैसें। दूसरा है वाटर पोल्यूशन, जब फैक्ट्री का केमिकल वाला कचरा नदियों में बहा दिया जाता है। तीसरा है लैंड पोल्यूशन, जब ठोस कचरा जमीन पर फेंका जाता है। और चौथा है नॉइस पोल्यूशन, मशीनों और जनरेटर का लगातार आने वाला शोर। ये चारों ही हमारे पर्यावरण और हमारी सेहत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो अब हमारे सामने चैलेंज बिल्कुल साफ है। हम इकोनॉमिक ग्रोथ भी करते रहें और अपने पर्यावरण को भी बचाएं। ये कैसे होगा? इन दोनों के बीच एक बैलेंस बनाना होगा, और इसका जवाब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। अच्छी बात यह है कि इस नुकसान को कम करने के तरीके हमारे पास हैं, जैसे इंडस्ट्री से निकलने वाले गंदे और गर्म पानी को नदियों में छोड़ने से पहले उसे ट्रीट करना, फैक्ट्रियों की चिमनियों में फिल्टर लगाना ताकि हवा में जहरीला धुआं न जाए, और पानी को बार बार रिसाइकिल करके इस्तेमाल करना। ये कुछ ऐसे ठोस कदम हैं जिनसे वाकई एक बड़ा फर्क पड़ सकता है। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। भारत एक इंडस्ट्रियल सुपर पावर बनने की राह पर है, लेकिन ये कैसे पक्का किया जाए कि ये ग्रोथ सस्टेनेबल हो, यानी टिकाऊ हो? कैसे टेक्नोलॉजी और सही नीतियां एक ऐसा भविष्य बना सकती हैं जहां इंडस्ट्री भी बढ़े और हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।